साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? नाम। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात किसी का नाम ही संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा होगी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो याद रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे चेतन, विवेक, रवि, राखी, सुनीता, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति का उल्लेख है। जैसे किसी स्थान का नाम, जैसे भारत एक देश हो गया, नेपाल, भोपाल, दिल्ली, है ना, ये शहर हो गए, मध्य प्रदेश। तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रॉपर किसी एक चीज के घोतक हैं। जैसे किसी नदी का नाम, सिंधु नदी, गंगा, नर्मदा, बेतवा, गोदावरी, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी पुस्तक का नाम, संविधान, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे मान लो यहाँ प्रॉपर किसी नदी का नाम है सिंधु, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर यहाँ होता नदी, तो नदी क्या है? संपूर्ण नदी इसमें आ जाएंगी। कोई प्रॉपर एक नदी की ओर इशारा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। इस प्रकार की संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और अगर किसी का नाम दिया हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखिए, ठीक इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा है जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे नदी, पर्वत, स्त्री, पुस्तक, पशु, पंछी आदि। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे नदी है, यहाँ किसी प्रॉपर नदी का नाम नहीं दिया गया है, यानी पूरी नदी की जातियों का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी प्रॉपर एक नदी का नाम होता है, जैसे गंगा, यमुना, तो ये क्या है? ये इस प्रकार के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ नदी में संपूर्ण नदियों का घोतक है, इसलिए यहाँ नदियों की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वत है ना, तो पर्वत क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर यहाँ होता हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या होता? हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना। जैसे लिखा है स्त्री, ये जो है पूरी जातिवाचक संज्ञा है स्त्री जाति की। पुस्तक, पशु, पंछी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है
जिससे कोई वस्तु बनी है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ठोस पदार्थ हो गए हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जैसे द्रव्य पदार्थ हो गए तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ हो गए धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे समूह या समुदाय का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? ऐसे शब्द जिनसे समूह या समुदाय का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, कर्मचारी, भीड़ आदि, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है सभा, तो सभा पूरे समूह की होती है, समिति भी पूरे समूह की होती है, परिवार भी पूरा एक समूह होता है ना। सेना में भी मतलब एक समूह का सूचक है। तो ये सारी की सारी मतलब जो है समूहवाचक संज्ञा होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। याद रखना, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं मतलब किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, यौवन, मिठास, प्रेम, मित्रता, सौंदर्य आदि, ये सभी क्या है? भाव हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक, कुछ भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि, ये क्या है? स्वतंत्र भाव हैं, है ना। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में अ, आ, आई, ता, तौ, पन आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। देखिए यहाँ कुछ नए शब्द आए हैं जिनसे हम आपका परिचय कराएं। सबसे पहला शब्द आया है यहाँ जातिवाचक संज्ञा। तो अभी अपन ऊपर ही पढ़ के आए हैं, जो संज्ञा शब्द की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ संज्ञा, वो सर्वनाम शब्द आया है। तो संज्ञा तो आपको पता ही है, संज्ञा यानी किसी का नाम। अब बात करें सर्वनाम की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वनाम यानी सबका नाम। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए राम जाता है, और उसकी राम की जगह हम कह दें कि बह जाता है, तो वह क्या होगा? राम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो वह क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो जैसे अपन अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं नाम के स्थान पर, मैं, हम, मैंने, मुझे, तू, तूने, तुझको, ये सब क्या है? सर्वनाम है। आगे चल के हम अन्य वीडियो में सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषण की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन लंबा है। मोहन क्या है? लंबा है। तो जैसे लंबा है तो ये लंबा क्या हो गई? मोहन की विशेषता हो गई। तो अतः इस प्रकार का जो शब्द होगा वो विशेषण होगा। उसके बाद हम बात करें क्रिया की। तो क्रिया क्या होता है? किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। जैसे रोना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नाचना, ये सब क्या है?
क्रिया है। तो किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाती है। अव्यय क्या होता है? तो जिसका व्यय यानी खंड ना हो, या जिन्हें दो या दो से अधिक भागों में न बांटा जा सके, अव्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द हो गया, जैसे लिखा है प्रतिदिन, तो ये क्या है? यौगिक शब्द है, प्रति और दिन से मिला है, तो इसके खंड हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रति है ये क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा, क्योंकि अब प्रति से आगे हम इसके खंड नहीं कर सकते। जैसे दिन भी क्या होगा? एक अव्यय होगा, क्योंकि दिन को और अधिक नहीं बांटा जा सकता है ना। तो इस प्रकार अपन ने इनको समझ लिया। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना आपको पता है, यहाँ लिखा है पुरुष। तो पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, पुरुषों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? पुरुषत्व। क्या होगा? पुरुषत्व। तो ये भाव हो गया। जैसे नारी, नारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो नारी का भाववाचक क्या हो जाएगा? नारीत्व। ठीक है। ठीक इसी प्रकार गुरु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा गुरुत्व। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो मनुष्यता इसका क्या हो जाएगा? भाव, यानी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हम आगे बात करें सर्वनाम की। यहाँ लिखा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, है ना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए, जैसे लिखा है अपना, तो अपना क्या है? सर्वनाम है, ये सब प्रयोग करते हैं, तो अपना का भाववाचक होगा अपनत्व। जैसे मम सर्वनाम का भाववाचक होगा ममत्व, निज का होगा निजत्व, और आप सर्वनाम का भाववाचक होगा आपा। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं, लिखा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो विशेषण कौन से होते हैं? वे शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे हो सुंदर, सुंदर यानी विशेषता हो गई है, तो विशेषण शब्द से इसका भाववाचक क्या होगा? सुंदरता या सौंदर्य। जैसे वीर, वीर क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे वो कैसा है? वो वीर पुरुष है, तो वीर का भाववाचक होगा वीरता, है ना। जैसे लिखा है आगे धीर, तो धीर का विशेषण होगा धीरता, है ना। बड़ा क्या होगा? विशेषण, तो बड़ा का भाववाचक होगा बड़प्पन। ललित, ललित विशेषण का भाववाचक क्या होगा? लालिमा, है ना। और इसी प्रकार भोला, वो कैसा है? भोला है, तो भोला क्या है? विशेषण है, तो इसका क्योंकि विशेषता बता दी ना, तो भोला का भाववाचक संज्ञा होगी भोलापन। ठीक। इसके बाद जैसे लिखा है अधिक, तो अधिक का भाववाचक होगा अधिकता या आधिक्य। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो देखिए यहाँ क्रिया आएगा, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्रिया लिखा होना चाहिए। तो घबराना, तो घबराना क्रिया है, इसका भाव क्या होगा? घबराहट, ये भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे थकना एक क्रिया है, तो थकना का भाव क्या होगा? थकान, तो थकना की भाववाचक संज्ञा हो गई थकान। जैसे मिलना एक क्रिया हो गया, तो मिलना का भाववाचक होगा मेल। फिर लिखा है चढ़ना, तो चढ़ना का भाव होगा चढ़ाई। फिर लिखा है भटकना क्रिया, तो भटकना का भाववाचक संज्ञा होगी भटकाव। फिर लिखा है रोना क्रिया, तो रोना का भाववाचक होगा रुलाई। अब लिखा है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय माने जिसका व्यय ना हो, यानी जिसे दो या दो से अधिक भागों में न बांटा जा सके, या जिस शब्द के खंड ना हो, अव्यय कहलाता है। तो देखिए अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे लिखा है दूर, तो दूर का भाववाचक होगा दूरी। फिर लिखा है निकट, निकट का भाववाचक होगा निकटता। फिर लिखा है नीचे, नीचे का भाववाचक होगा निचाई। फिर लिखा है समीप, तो समीप का भाववाचक होगा समीपता। ठीक है। उसके बाद हम बात करें
संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग की। तो यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे लिखा है, देश को सबसे अधिक हानि जयचंदों से हुई। तो क्या हुआ था, सबसे पहले हम बताएं, ये सेंटेंस बोला जाता है, जयचंद भारत के एक राजा हुए। तो जब बाबर जब भारत में आया तो ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने उसे मतलब आमंत्रित किया था, है ना। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो उसने जयचंद ने उसको आमंत्रित किया था। तो जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो उसने क्या किया था, पृथ्वीराज तृतीय को हराया था, और उसके बाद अगले युद्ध में उसने जयचंद को भी हरा दिया था। तो इसलिए ऐसे कहावत बन गई है कि देश को सबसे अधिक हानि जयचंदों से हुई है। तो जयचंद राजा थे कन्नौज के, लेकिन यहाँ देश को उससे हानि हुई क्योंकि मोहम्मद गौरी का यहाँ शासन रहा। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जो सल्तनत काल है। तो यहाँ लिखा है, देश को सबसे अधिक हानि जयचंदों से हुई। तो यहाँ होगा, यहाँ जयचंद किसी व्यक्ति का नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह हुआ है। जैसे इसका हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो क्या हुआ था, एक राजा हुए थे हरिश्चंद्र, जिनके बारे में कहा जाता है सत्यवादी राजा, जो सदैव सत्य बोलते थे। तो यहाँ कथन लिखा है कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक हो रहा है। इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो जातिवाचक संज्ञा की तरह हो रहा है। ठीक है। फिर आगे लिखा है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है, और कभी कभी इसका उल्टा भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह होता है। जैसे लिखा है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। तो यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम ना होकर व्यक्ति यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोधक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह हो रहा है। जैसे लिखा है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा था, रामचरितमानस पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ लिखा है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम ना होकर किसका नाम है, व्यक्ति, यानी गोस्वामी तुलसीदास का नाम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह हो रहा है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं, आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ लिखा है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, वहाँ तेल बिकता है। तो तेल क्या है, एक वचन में प्रयोग हुआ है तेल का, इसलिए तेल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है यहाँ, है ना। वहाँ तेल बिकता है, तो तेल एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक इसके नीचे लिखा है, वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं। तो बिकते हैं लिखा है, यानी तेल का बहुवचन में प्रयोग हुआ है इस कथन में, है ना। इसलिए तेल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं। तो तेल क्या है, तेलों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ना। जैसे लिखा है, सेना युद्ध के लिए तैयार है।
तो यहाँ सेना शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है क्योंकि सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो सेना शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है, इसलिए सेना समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि सेना समूह को दर्शा रही है। लेकिन जैसे ही हम इसे बहुवचन करें, जैसे लिखा है सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो यहाँ सेना शब्द के बहुवचन सेनाओं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ सेनाओं में जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन जैसे संपूर्ण सेनाओं का बोध करा दिया यहाँ, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे लिखा है उसकी चोरी पकड़ी गई, तो यहाँ चोरी एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना। चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब लिखा है उस इलाके में कई चोरियां पकड़ी गईं, तो चोरियां पकड़ी गई, यहाँ चोरी के बहुवचन शब्द यानी चोरियों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ चोरियां जातिवाचक संज्ञा है। आपको पता है चोरियों में बहुत सारी चोरियां आ गई, तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही हैं। और नोट डाल के इसी प्रकार क्रियार्थक संज्ञा। अब यहाँ लिखा है क्रियार्थक संज्ञा। सबसे पहले तो मतलब इस शब्द का हम अर्थ समझेंगे, तो जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग संज्ञा की भांति किया जाता है तो इन शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। याद रखना, क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग संज्ञा की भांति किया जाता है तो इन शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ टहलना आप देख पा रहे हो एक क्रिया है, तो यहाँ टहलना क्रिया का प्रयोग संज्ञा की भांति किया गया है, अतः यहाँ टहलना क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होगी। जैसे दूसरे कथन में आप देखिए, चलने से ही दूरी तय हो सकती है, तो चलना क्या है, एक क्रिया है, यहाँ लिखा है चलने से ही दूरी तय हो सकती है, तो यहाँ चलना क्रिया का प्रयोग संज्ञा की भांति किया गया है, इसलिए यहाँ क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होगी, है ना। इसका नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे दौड़ना खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल है, तो दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, और यहाँ लिखा है दौड़ना खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल है। यहाँ दौड़ना क्रिया का प्रयोग संज्ञा की भांति किया गया है, इसलिए यहाँ दौड़ना क्रियार्थक संज्ञा है। यानी हम क्या समझे कि जिन संज्ञाओं का, जिन क्रिया शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया हो गई, और यहाँ आ रहा है क्रिया पहले आ गई कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो यहाँ पढ़ना क्रिया का प्रयोग संज्ञा की भांति किया गया है, इसलिए यहाँ पढ़ना क्रियार्थक संज्ञा होगी। कभी कभी अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है, तो जैसा कि हमने ऊपर ही बताया था, अव्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द के खंड ना हो या जिस शब्द के व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं, है ना। जैसे लिखा है हाँ, हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, तो हाँ में हाँ, तो हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, तो हाँ में हाँ क्रिया विशेषण अव्यय का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक शब्द आया है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आप सोचोगे क्रिया की विशेषता कैसे बताई जाती है, तो लिखा है राम, मान लो एक सेंटेंस होता कि राम दौड़ता है, इसे हम ऐसे लिख दें कि राम तेज दौड़ता है। राम क्या करता है, राम तेज दौड़ता है। तो अगर ये सेंटेंस होता राम दौड़ता है तो दौड़ता क्रिया हो जाती, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, राम तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है, तेज, तो दौड़ने की भी विशेषता बता दी, कैसे दौड़ता है, तेज, तो क्रिया की भी विशेषता बता दी, तो इसे कहेंगे क्रिया विशेषण। यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा बहुत तेज बोलती है, तो यहाँ बोलने क्रिया की विशेषता बता दी, कैसे बोलती है, बहुत तेज, तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा। चलिए हम समझ रहे थे हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, तो हाँ में हाँ क्रिया विशेषण अव्यय का
संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आप देख ही रहे हो, हाँ में आगे आया है, तो हाँ में हाँ क्रिया विशेषण अव्यय का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे दूसरा कथन है, उनकी बड़ी वाह वाह हुई, तो यहाँ वाह वाह विस्मयादि बोधक अव्यय का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है ना। फिर नेक्स्ट लिखा है, जैसे लिखा है क्या हाय हाय लगा रखी है, तो यहाँ हाय हाय विस्मयादि बोधक अव्यय का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अपन ने ये संज्ञा पढ़ी है ना। आइए इसके कुछ अभ्यास प्रश्न लगाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि सुंदर में सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए सुंदरता एक भाव है, हमने बताया था, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गई इसमें, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए पशुता, पशुता क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। यहाँ देखिए सोना द्रव्यवाचक संज्ञा थी, है ना। विद्यालय, मतलब विद्यालय जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण विद्यालय का घोतक है। फूल भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पशुता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, जैसे लिखा है रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मित्रता। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो है आपका राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, तो राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, तो राष्ट्रपति भवन, वैसे तो राष्ट्रपति भवन इंडिया में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, है ना। तो देखिए का नंबर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिखा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए यहाँ लिखा है स्पष्ट ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा होगी। फिर अगला प्रश्न है विशेषण से भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है, तो एक तो विशेषता बताई गई होगी और उसका भाव छिपा होगा, तो विशेषता ये आप देख पा रहे हो ऊंचाई, ऊंचाई विशेषण है, तो ऊंचाई ऊंचाई जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर लिखा है, क्या लिखा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए इसमें चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सभी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई एक शब्द है ना। मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं हम, ठीक है जी। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखो आपको पता है जवान में सभी जवान आ गए, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। बालक में भी सभी बालक आ जाएंगे, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाएंगे, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ सुंदर क्या है, सुंदर एक भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। उसके बाद लिखा है अगला बुलाना से भाववाचक को पहचानिए, तो बुलाना, बुलाना का भाव होगा जो है आपका ये बुलावा, है ना, बुलावा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा, तो विशेषता बताए, यानी जाना, क्या होगा, जाना। उसके बाद लिखा है अगला प्रश्न ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है, ग्राम में, ग्राम क्या है, ग्राम। नेक्स्ट लिखा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा देखिए निराशा भाववाचक संज्ञा है, स्पष्ट ही दिख रहा है ना। सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ लालमा जो है आंसर दिया है आपका, लालमा भाववाचक संज्ञा है, लाल से लालमा, है ना। निराश एक शब्द हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण नदियों की जाति का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, देखिए यमुना एक प्रॉपर एक नदी है, इसलिए यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। उसके बाद अपन देखेंगे अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है,
तो भाववाचक संज्ञा, देखिए मिठाई तो बिल्कुल नहीं है, आपको पता है, मीठी भी नहीं है, मिठास हो सकता है, मिठास हो सकता है, तो मिठास ही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो आपको पता है कच्छा समूह का सूचक है, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, समति शब्द हिंदी सम यार ये क्या हो रहा है, रुकिए जरा। हाँ, प्रश्न है, समति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो देखिए समति क्या है, समूह का सूचक है, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो देखिए यहाँ कावेरी एक प्रॉपर एक नदी का नाम है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी कावेरी में, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो बंधुत्व एक भाव है ना, बंधुत्व क्या है, एक भाव है। यहाँ पुरुष तो जातिवाचक संज्ञा है, प्रभु भी एक शब्द है ना, क्षत्रिय भी एक शब्द है, तो संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो बंधुत्व क्या है, भाव, तो इसलिए इसका आंसर होगा बंधुत्व। नेक्स्ट है आपके संज्ञा आधारित प्रश्न उत्तर। तो यहाँ आगे और भी कुछ प्रश्न हैं, संज्ञा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इनकी भी प्रैक्टिस करें। सबसे पहला प्रश्न दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो जिन शब्दों से किसी धातु द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। नेक्स्ट है आपका, मधुर का भाववाचक संज्ञा होगा मधुरता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लड़का में भाववाचक होगा लड़कपन, है ना। फिर नेक्स्ट आपका है संज्ञा की परिभाषा। तो हमने ऊपर ही पढ़ी थी, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। देखिए यहाँ विकारी शब्द आया है, तो विकारी शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन होते हैं तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। तो संज्ञा भी एक प्रकार का विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है ना, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा क्या है। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो मेरा घर जयपुर में है, तो मेरा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ अगला है, राम वनवास को गए, तो राम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो प्रॉपर एक फूल का नाम है, तो कमल भी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धर्मेश एक अच्छा लड़का है, तो धर्मेश भी क्या है, एक लड़के का नाम है, इसलिए धर्मेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। फिर लिखा है, आम में कौन सी संज्ञा है। तो आम संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ना, आम की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। फिर लिखा है, हिमालय में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए हिमालय एक प्रॉपर एक पर्वत का नाम है ना, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर लिखा है, कायर का भाववाचक संज्ञा होगा तो कायरता। कायर का भाववाचक क्या होगा, कायरता। फिर लिखा है, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। देखिए संज्ञा के 3 या 5 भेद होते हैं। 3 प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आती है, और बाकी उसके 2 भेद और मिला दें तो 5 प्रकार की हो जाएगी। फिर लिखा है अगला प्रश्न, रामायण में कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रॉपर किसी एक पुस्तक का नाम है ना। हंसी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है ना, हंसी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पारा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है।
पारायिक पदार्थ है इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर लिखा है झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो समूह का सूचक है इसलिए झुंड शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सफलता की भाववाचक संज्ञा क्या है, सफल की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो सफलता है ना। मेरी निर्धनता पर दया करो, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हुई, तो निर्धनता एक भाववाचक संज्ञा है ना। फिर लिखा है जाति का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जातीयता जाति का भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिर अगला प्रश्न है किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है ना। नेक्स्ट है आपका राया दशरथ में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राया दशरथ में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्रीयता। फिर लिखा है मेरी व्याकुलता पर दया करो, ये भाववाचक संज्ञा चुने, तो व्याकुलता इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी है ना। घी में कौन सी संज्ञा है, घी एक पदार्थ है इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न है पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर लिखा है सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, तो सुंदरता, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता। फिर लिखा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है ना। फिर कुछ और प्रश्न दिए हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, नीचे दिए गए पंक्तियों में संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। फिर लिखा है सीमा में कौन सी संज्ञा है, तो सीमा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर लिखा है मेज में कौन सी संज्ञा है, तो मेज भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। फिर लिखा है विकास फुटबॉल खेलता है, विकास शब्द में कौन सी संज्ञा है, विकास भी किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे आम में मिठास अधिक है, तो मिठास में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। फिर लिखा है भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानें, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है गरीब का भाववाचक क्या होगा, तो गरीब का भाववाचक होगा गरीबी। फिर लिखा है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट लिखा है मिठाई में कौन सी संज्ञा है, तो मिठाई संपूर्ण मिठाई की जाति का बोध करा रही है इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। फिर लिखा है नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी नदियों की संपूर्ण जाति का बोध करा रही है इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। आम कौन सी संज्ञा है, तो आम जातिवाचक संज्ञा है ना, संपूर्ण आम का बोध हो रहा है इसमें। तो इस प्रकार हमने संज्ञा टॉपिक को पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपसे हिंदी व्याकरण पूछा जाना है तो आपको हमारे चैनल पर उस एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी व्याकरण में कराई जाएगी। हिंदी व्याकरण आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अलविदा।